फ्रांस के राष्ट्रपति पर ये तो पहले चेतावनी दी थी ना कि जहां जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेसेस होंगे वहां पर हम अटैक करेंगे। आप याद करिए इससे पहले जब नेगोशिएशंस की गई थी मिडिल ईस्ट की तरफ से, तो वो उनको इसी बात की तो चिंता थी क्योंकि अमेरिका के मिलिट्री बेस वहां पर थे। तो अटैक करता, उसने तो खुलकर बोला था कि जहां जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस है हम वहां पर अटैक करेंगे। नहीं, उसमें पूर्णिमा एक चीज है, ये बेस कोई आज तो बने नहीं है। हाँ। कि ईरान के साथ लड़ाई की तैयारी हो रही तो बेस अभी बनाए नहीं, लेकिन ईरान इजराइल की अदावत तो सर बहुत पुरानी है ना। नहीं, वो तो सही है, मगर इसमें एक चीज और देखिए ना कि जो अपना दुबई है, दुबई में तो कोई अमेरिका का बेस नहीं है। हाँ। वहां भी जो ना ड्रोन हमले, बहुत जबरदस्त हमले हुए हैं। हाँ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ईरान ने अपने लिए, खुद के लिए नए दुश्मन तैयार कर लिए। जिस तरह से आज फ्रांस के 3 बड़े देशों ने सीधी घोषणा कर दी है, नाटो के देश बिल्कुल सीधे घोषणा कर चुके हैं कि हम अब जो है ना ईरान पे अटैक करेंगे। फ्रांस ने कर दिया हम अटैक करेंगे, इटली ने कह दिया हम अटैक करेंगे। तो जब इस तरह से जो लोग ये कूदेंगे तो ईरान कितने दिन टिक पाएगा? मानो कोई उसको कुछ सपोर्ट भी कर रहा है तो कितना सपोर्ट कर पाएगा? अब खुल के सपोर्ट तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि रसिया पहले ही यूक्रेन के साथ आज 2-3 साल हो गए उसमें उलझा हुआ है, वो अपने ही उससे बहुत परेशान है। और चाइना है, चाइना कभी इस तरह से खुल के किसी के साथ आता ही नहीं है। तो नहीं, पाकिस्तान के साथ आता है ना सर। पाकिस्तान के साथ तो खुलकर आता है चाइना, बाकी इधर आए या नहीं आए वो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ उसके कुछ मापदंड अलग हो जाते हैं कि एक तो भारत पड़ोसी है जो भारत के साथ उसके बार बार कहीं ना कहीं सीमाओं का विवाद लेके खड़ा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मगर यहाँ चाइना को लग रहा है कि यहाँ एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इजराइल है, और दोनों की मारक क्षमता, चाइना की जमीन बचेगी नहीं। तो वो इन चीजों को भी एक बार जरूर अपने दिमाग में लाएगा, इसलिए खुल के नहीं आएगा। ठीक है। मैं ये कहना चाहता था कि यूएई पे जो अटैक्स हो रहे हैं उसके मुख्यतः 2 कारण हैं। जैसा कैप्टन साहब ने बताया, वहां 2 बड़े मेजर अमेरिका के बेसेस हैं, अल दफरा में और अपना रईस, ये है क्या नाम है उसका, रसल खैमा। तो वहाँ काफी बड़े बड़े बेसेस हैं, और यूएई को मिनी अमेरिका समझा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा एलाई अमेरिका का अगर कोई है तो यूएई है, और उसने एयरपोर्ट और इन बेसिस को वो टारगेट किया है। उसका प्राइमरीली एक ही एम है कि कैसे वहाँ की जो अरब नेशंस हैं उनकी जो इकोनॉमी है उसको कैसे स्टॉल किया जाए, क्योंकि आप देखिए अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़े दिन और चलती है। तो ये 2 मेजर मुद्दे हैं, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया था कि जहां भी अमेरिकन बेसिस होंगे उनको वो अटैक करेगा, क्योंकि मेनलैंड तक तो अमेरिका तो पहुंच ही नहीं सकता, और अमेरिका ने कोई लड़ाई अपनी जमीन पे लड़ी नहीं है आज तक। तो ये एक है। दूसरा, अमेरिका को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों ने अगर उसके घुटने टिका दिए हैं, तो ईरान को अगर कहीं से सपोर्ट मिल गया तो वो अमेरिका के लिए काफी भारी पड़ सकता है। और क्योंकि ईरान के सपोर्ट की आपने बात की प्रोफेसर स्वयं सिंह, ईरान के पास सपोर्ट में हिजबुल्लाह है, हुतीज है, इराकी मिलिटेंट्स है, सीरिया इन्फ्लुएंस है। यहां पर आप कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मॉडल को समझेंगे तो ये सोवियत अमेरिका कोल्ड वॉर जैसा में भी थोड़ा बिखरा हुआ, लेकिन लगभग ये वैसा ही कहीं ना कहीं एक अलायंस देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अमेरिका पहले ही रिजीम चेंज की डॉक्ट्रिन को अपना चुका है, चाहे वो इराक हो 2003 या 2011 में लीबिया। हो सकता है अमेरिका की तरफ से कोशिश हो, लेकिन ईरान भी खाली हाथ नहीं बैठा है ना। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि ईरान ऐसा नहीं कि अलग थलग पड़ गया हो, उसके अपने दोस्त देश हैं, उसके समर्थक हैं, चीन है, रूस है, तुर्की है, नॉर्थ कोरिया है, और आपने हिजबुल्लाह की बात की, हौदीज की बात की, वो सब हैं उसके साथ। और एक जो खास बात समझना जरूरी है वो ये कि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अमेरिका की और इजराइल की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। वो ईरान उसके मुकाबले में बिल्कुल कमजोर है, पर ईरान का जो इस वक्त उद्देश्य है वो ये नहीं है कि उसको युद्ध जीतना है जी, उसको केवल युद्ध हारना नहीं है, ये उसका उद्देश्य है। उसको खड़े रहना है। तो आप देखें कि 1969 में जब ये क्रांति आई थी और एक खुमैनी एक नया प्रोफेसर साहब आप बड़ी अच्छी बात अभी बता रहे हैं, लेकिन आपका विजुअल जरा गया हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि आप जब स्क्रीन पर आ पाएंगे तो आप यहीं से इस बात को कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि अभी नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र हुआ। अब नॉर्थ कोरिया, ठीक है, स्क्रीन पर मुझे प्रोफेसर साहब दिख रहे हैं, प्रोफेसर साहब कंटिन्यू करिएगा, फिर उसके बाद संजीव जी आती हूँ मैं। जी धन्यवाद। दूसरे चैनल वाले लोग बीच में कॉल करते हैं तो इस तरह का डिस्टर्बेंस होता है। डिमांड में बहुत है ना अभी प्रोफेसर साहब।
तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ईरान को जीतना नहीं है ये युद्ध, उसको केवल हारना नहीं है और खड़े रहना है। और यदि उस नजरिए से आप उनकी रणनीति को समझने की कोशिश करें तो 2 साल से इतना ताकतवर जो इजराइल है वो हमास को समाप्त करने में लगा हुआ है। क्या आज हमास को कह सकते हैं कि वो समाप्त हो गया है? या 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को हटाने में लगा रहा, क्या तालिबान समाप्त हुआ? तो ये कमजोर देश की भी अपनी अलग ताकतें होती हैं, ये हमें जानकर ध्यान में रखना होगा इस बात को। तो उसी लिए आप देखें कि क्यों ईरान की जो रणनीति है, उसने जैसे आपने खुद कहा पिछले कई हफ्तों से उसने कहा कि यदि हम पर हमला होता है तो जितने भी सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के इस क्षेत्र में वो सारे हमारा निशाना बनेंगे। केवल बदलाव ये आया है कि जब अमेरिका ने बहुत ज्यादा 131 शहरों में हमले किए हैं अमेरिका ने और 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ये रेड क्रिसेंट का डाटा है, ये ईरान का डाटा नहीं है। और उसके चलते जब इस तरह का विध्वंस ईरान में हुआ तो ईरान ने भी सिविलियन टारगेट्स को भी फिर उन्होंने दागना शुरू किया। और अभी रिफाइनरी को भी, वो अरामको का जो रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, वो भी निशाना बना है। तो उससे क्या है कि ये दिखाना चाहते हैं कि वो केवल क्षेत्र का नहीं विश्व का संकट है। इसीलिए आम जो सोच है पूरे विश्व में, जब बड़ी ताकतों की, जब मध्यवर्गीय ताकतों की, वो ये होनी चाहिए कि युद्ध विराम किस तरह से जल्दी किया जाए, क्योंकि सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, आयात निर्यात है, परिवहन है, वो सारा उससे डिस्टर्ब हो जाता है। उसी के चलते मुझे लगता है ये रणनीति इस तरह की अपनाई गई है और इसके चलते दबाव बनेगा, जाहिर है। नहीं, और खास तौर पर श्रीवास्तव साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी तो बात करनी होगी ना। और खास तौर पर अगर हम भारत के एंगल से बात करें तो भारत की तरफ से हमेशा शांति का पक्षधर यहाँ की लीडरशिप ने खुद को दिखाया है। और हम ये कहते भी रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, बातचीत करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, ताकि हम पूरे विश्व भर में एक अशांति का अस्थिरता ना फैलाए। अब भारत के लिए 85% तेल आयात के लिए रूट है, 9 मिलियन भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, फिर समुद्री व्यापार मार्ग पर भारत की निर्भरता ऐसे में है। अगर हॉर्मुज बंद होता है, जिस तरीके के संकेत मिल भी रहे हैं, तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह सीधा झटका भी होगा। तो भारत इसको स्ट्रैटेजाइज कैसे करे, डिस्पाइट ऑफ जो भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है, वो जब रुकेगा तब रुकेगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं पहले जो अभी आपने पहले प्रोफेसर साहब से जो डिस्कशन किया था उसके बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके अंदर अगर इतना ही प्रूडेंस और इतना ही विजडम होता कि वो खड़े रहने के लिए प्रयास करते, तो अगर ये विजडम वो पहले थोड़ा दिखा लेते और जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी उस समय दिखा लेते, तो अयातुल्लाह खामनेई अभी जीवित होते।